आज हम रोमांटिक एज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं रोमांटिक एज के ऊपर 4 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग रोमांटिक एज को पूरा कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस की। प्रोस में 3 राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने बढ़िया काम किया है। चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैज़लिट और ली हंट। इन तीनों को द लंदन मैन भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब की। चार्ल्स लैम्ब का मोस्ट फेमस वर्क है एसेज ऑफ इलियम, और इन एसेज में चार्ल्स लैम्ब ने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। चार्ल्स लैम्ब को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। ठीक है, तो ये बहुत ही पर्सनल एसेज थे। दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब का रोमांटिसिज्म बाकी सभी राइटर्स के रोमांटिसिज्म से बिल्कुल अलग था। चार्ल्स लैम्ब ने ऑगस्टन एज के जो पहले के राइटर्स हुआ करते थे उनसे इंस्पिरेशन ली थी। प्री ऑगस्टन एज के जो राइटर्स थे उनसे इंस्पिरेशन ली थी। और ना सिर्फ प्री ऑगस्टन एज बल्कि चार्ल्स लैम्ब तो एलिजाबेथन एज के राइटर्स तक पहुंच गए थे। इनके कुछ वर्क्स हैं जैसे जॉन वुडविल, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये वर्क्स एलिजाबेथन एज से इंस्पायर्ड हैं। एक वर्क और है इनका, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु रोट अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। ये वर्क भी एलिजाबेथन एज से इन्फ्लुएंस्ड है। चार्ल्स लैम्ब के एसेज बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इनके एसेज को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा विलियम हैज़लिट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। विलियम हैज़लिट कमाल के क्रिटिक भी थे और इनकी तारीफ में कहा जाता है द क्रिटिक्स क्रिटिक। विलियम हैज़लिट को इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक माना जाता है और इनका नाम सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज ऑरवेल जैसे बड़े बड़े नामों के साथ में लिया जाता है। विलियम हैज़लिट के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, द इंग्लिश पोएट्स, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ। और अगर हम बात करें ली हंट की, तो ली हंट इतने बड़े क्रिटिक नहीं थे जितने बड़े चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैज़लिट थे। ली हंट प्रोज राइटर के साथ साथ पोएट भी थे। ली हंट पैसा कमाने के लिए अपनी राइटिंग को करते थे। इस वजह से इनके माइंड के ऊपर हमेशा बर्डन रहता था पैसे कमाने का। कई बार क्या होता था कि ये जल्दी वर्क्स को लिखते थे और पब्लिश करवाते थे ताकि इनके पास पैसा आए, जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी तो बढ़ गई थी लेकिन क्वालिटी कम हो रही थी। जब आप किसी चीज़ को जल्दी करते हो तो क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी क्वालिटी घट जाती है। ली हंट के कोई ख़ास वर्क नहीं है। प्रोज राइटर में एक बड़ा नाम और है फ्रांसिस जेफरी का। फ्रांसिस जेफरी ने 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं एडिनबर्ग के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसिस जेफरी अपने ज़माने में किसी भी राइटर का करियर या तो बना सकते थे या बिगाड़ सकते थे। याद है आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लॉर्ड बायरन का जो फर्स्ट कलेक्शन था ना पोइट्री का, उसको भी एडिनबर्ग रिव्यू ने बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन बायरन किसी क्रिटिक से डरते वरते नहीं थे, उन्होंने पलटकर जवाब दिया था। ठीक है, लेकिन हर राइटर इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा, आप लोगों के लिए एक सवाल भी है यहाँ पर, लॉर्ड बायरन का कौन सा वर्क था जिसे एडिनबर्ग रिव्यू ने क्रिटिसाइज़ किया था? ये आपका सवाल है, कमेंट्स में लिखकर बताना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। फ्रांसिस जेफरी का निक नेम था जज जेफरी। फ्रांसिस जेफरी को ऐसे राइटर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जो नई नई टेक्निक्स को लेकर आते थे लिटरेचर में। ऐसे राइटर्स इनको बिल्कुल नहीं पसंद थे। दोस्तों, फ्रांसिस जेफरी में एक बहुत बड़ी कमी भी थी। 19वीं सेंचुरी में क्या था कि या तो आप रोमांटिक एज को सपोर्ट करोगे या फिर आप ऑगस्टन एज को सपोर्ट करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑगस्टन एज को भी सपोर्ट करो और रोमांटिक एज को भी सपोर्ट करो, क्योंकि दोनों एजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको दोनों एजेस पसंद आए। लेकिन फ्रांसिस जेफरी के साथ क्या प्रॉब्लम थी, ये दोनों साइड को सपोर्ट करते थे। रोमांटिक एज को भी सपोर्ट करते थे और ऑगस्टन एज को भी सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से ऑडियंस इनके वर्क्स को जज नहीं कर पाती थी।
ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती थी और इनके वर्क अनसेटिस्फैक्टरी होते थे इसी वजह से। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा रोमांटिक ड्रामा के बारे में बताऊंगा। रोमांटिक एज में लगभग सभी बड़े राइटर्स ने ड्रामा लिखने की कोशिश करी थी, जैसे पीबी शैली, एस्ट्री कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, लेकिन सभी लोग बुरी तरह से फेल हो गए ड्रामा में। थोड़े बहुत लॉर्ड बायरन के ड्रामा चले थे बस, लेकिन ज़्यादातर ड्रामा फेल हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, रोमांटिक एज से पहले की एजेस में ड्रामेटिस्ट ड्रामा को स्टेज पर लाने की तैयारी करते थे। मतलब ड्रामा को इस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से तैयार किया जाता था कि ये ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म होगा। लेकिन रोमांटिक एज में ऐसा नहीं था। रोमांटिक एज में ड्रामा को लिखा जाता था पढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मिर्ज़ापुर ड्रामा को लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मिर्ज़ा ड्रामा की अगर आप स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो उसका मज़ा अलग है, लेकिन अगर आप उसी सीरीज़ को स्क्रीन पर देखोगे तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। दोनों में फ़र्क आ जाता है, कहानी सेम रहती है लेकिन फिर भी फ़र्क आता है। तो रोमांटिक एज में जो ड्रामा लिखा गया था वो स्टेज के लिए नहीं लिखा गया था। इन द प्रीवियस एज ड्रामा वॉज meant to be staged. The playwright always wrote with an eye on the stage and with an eye on the audience. But in romantic age, it was mostly a game of pen and paper. मैं आपको बताऊं, रोमांटिक एज में क्या होता था, इंग्लैंड के जो थिएटर्स थे ना, वहाँ पर शेक्सपियर के ड्रामा चलते थे। जी हाँ, जो बहुत पुराने पुराने क्लासिकल ड्रामा थे उनको चलाया जाता था थिएटर्स के अंदर। दोस्तों रोमांटिक एज में मेलो ड्रामा बहुत पॉपुलर हो गया था, और ये मेलो ड्रामा गॉथिक फिक्शन से इन्फ्लुएंस था। गॉथिक फिक्शन में क्या होता है, गॉथिक फिक्शन बहुत डरावनी कहानियाँ होती हैं गॉथिक फिक्शन में। उसमें आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट मिलेगा, भूत प्रेत मिलेगा, आत्मा मिलेगी, चुड़ैल मिलेगी। ठीक है, तो गॉथिक फिक्शन से इन्फ्लुएंस हो गया था मेलो ड्रामा, और इसी वजह से इसे कहा गया था गॉथिक मेलो ड्रामा। इसी वजह से कहा गया था क्योंकि ये गॉथिक से इन्फ्लुएंस था। दोस्तों ड्रामा में कोई ख़ास वर्क तो है नहीं रोमांटिक एज में, इसलिए बस मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। और वैसे भी आज की वीडियो में मुझे रोमांटिक एज को ख़त्म करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉवल की। नॉवल को रोमांटिक एज में अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि नॉवल तो कोई भी लिख सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। नॉवल लिखने के लिए आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, बस एक कहानी लिख दो और बन गया नॉवल। ये कौन सी बड़ी बात है। पोइट्री लिख कर दिखाओ तब आपको जाने। इस तरह का जो एटीट्यूड था ऑडियंस का और राइटर्स का, ये आपको देखने को मिलेगा रोमांटिक एज में। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ जेन ऑस्टन के नॉवल की। नॉर्थ एंगर एबे नाम का एक नॉवल है जेन ऑस्टन का, उसकी एक लाइन है, ओह इट इज़ ओनली अ नॉवल। तो आप इस लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि नॉवल वॉज कंसिडर्ड एज मच इन्फीरियर फॉर्म देन ऑल द अदर जॉनरा पुट टुगेदर। लेकिन रोमांटिक एज के बाद में जब विक्टोरियन एज आती है तो दोबारा से नॉवल बहुत फ्लरिश होता है और उसको सुपीरियर कंसिडर किया जाने लगता है, लेकिन वो बात की कहानी है। रोमांटिक एज में तो इसको चंपक समझा जाता था। हमारे बचपन में आती थी ना चंपक किताब, सस्ती किताब होती थी, अखबार की दुकान पे मिलती थी और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो इसी तरह नॉवल की भी कोई वैल्यू नहीं थी रोमांटिक एज में। अच्छा, नॉवल लिखने में विमेन ने बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे मारिया एजवर्थ हो गई, जेन ऑस्टन हो गई, मैरी शैली हो गई, इन्होंने बढ़िया काम किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये औरत थी और एक औरत को बहुत सोच समझकर लिखना पड़ता था। एक विमेन राइटर हमेशा टैबू टॉपिक से बचा करती थी, जैसे सेक्स हो गया, लस्ट हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, होमोसेक्सुअलिटी हो गई, पॉलिटिक्स वगैरह पर भी ये ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह पर भी ये ज़्यादा ध्यान नहीं देती थीं। इस तरह के सब्जेक्ट्स पर लिखना बहुत ही मुश्किल काम था एक विमेन के लिए, और इसी वजह से हमें लिमिटेशंस भी देखने को मिलती हैं। जब समाज बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आप पर लगा देता है तो फिर आपके वर्क्स में लिमिटेशंस आ जाती हैं। नॉवल में मैं सिर्फ बात करूंगा जेन ऑस्टन की। बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने, लेकिन इनके वर्क्स में भी आपको बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। इनकी कहानी बहुत ही सिंपल होती थी, और जो कुछ भी ये अपने आसपास देखती थी ना, जो कुछ भी आस पड़ोस में, बाज़ार में ये देखती थी,
उसी की ये कहानी बनाकर लिख दिया करती थीं। इनकी कहानी बहुत ही सिंपल होती थी और वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपको इनकी कहानी में मिलेगी। इनकी कहानी में कोई पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी, कोई खून खराबा नहीं मिलेगा, कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको। अपने आसपास जेन ऑस्टन ने जो कुछ भी देखा उसी को बयां कर दिया। जेन ऑस्टन ने खुद कहा था, 3 or 4 families in a country village was the little bit of ivory on which I work। लेकिन इसका फ़ायदा भी इन्हें हुआ था। लोग जेन ऑस्टन के नॉवेल्स को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने लगे थे। कहानी पढ़कर ऐसा लगता था जैसे इनकी कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जेन ऑस्टन ने 12 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन स्टार्टिंग में जेन ऑस्टन की कोई भी इंटेंशन नहीं थी अपने वर्क को पब्लिश करवाने की। जेन ऑस्टन का पहला नॉवल था सेंस एंड सेंसिबिलिटी। हालांकि सेंस एंड सेंसिबिलिटी लिखने से पहले जेन ऑस्टन कई बार फेल हो चुकी थीं। माना जाता है कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी का फर्स्ट वर्जन 1795 से लेकर 1797 के बीच में लिखा गया था। फिर उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए और सालों के बाद 1811 में इसको फाइनली पब्लिश किया गया। इनका एक और वर्क है नॉर्थएंगर एबे। ये वर्क जेन ऑस्टन के मरने के बाद पब्लिश हुआ था। इस वर्क में जेन ऑस्टन ने बताने की कोशिश करी है कि एक विमेन राइटर के लिए कितना मुश्किल है लिखना, कितने सारे चैलेंजेस एक औरत फेस करती है। दोस्तों, जेन ऑस्टन के ज़्यादातर नॉवेल्स में आपको यंग हीरोइंस मिलेंगी, जैसे एलिनोर, मैरीन, एलिजाबेथ बेनेट, फैनी प्राइस, एमा, एन एलियट। जेन ऑस्टन जब जिंदा थी ना तो उन्हें कोई भी फेम नहीं मिली थी। जेन ऑस्टन को एक मामूली राइटर माना जाता था और बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश करवाया है। लेकिन जेन ऑस्टन के मरने के बाद इनके वर्क्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और पूरी दुनिया में इनके वर्क्स को पढ़ा जाने लगा था। इसके अलावा जेन ऑस्टन के नॉवेल्स पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं। तो दोस्तों, आज हमने रोमांटिक एज को ख़त्म कर दिया है। अब मैं बहुत जल्दी विक्टोरियन एज को शुरू कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।